हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सहज आईएएस। सहज आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा नाम रणधीर भारद्वाज है और आप मेरे साथ इस चैनल पे, जैसे मैं नया हूँ, आप भी नए हैं। ठीक है, तो हमने कल बिहार का बजट देखा था। आज हम लोग बिहार का सर्वे देखेंगे। ठीक है, जैसा कि बजट में आपने देखा था कि मैंने पूरी कोशिश की थी कि कंटेंट आपके पास पहुंचाऊं, और वो जितनी भी कंटेंट है वो सभी बिहार बजट से ही ली गई है। तो आपको शक करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इसमें कोई कुछ गलत हो कुछ सही हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो है परफेक्ट है। ठीक है। अच्छा, आपने अगर देखा है बिहार बजट को तो आप ये भी जानते होंगे कि बिहार बजट में अपने चैनल से ज्यादा किसी ने भी एक्सप्लेन तरीके से या उतना कंटेंट किसी ने भी अपने बजट वाले लेक्चर में समाहित नहीं किया है। ठीक है, तो कल हमने बजट देख लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, आर्थिक सर्वेक्षण, यानी इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे या मैं आपको बता दूं कि बिहार में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण 2006 और 2007 में, मतलब 2006-07 में सुशील मोदी जी द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, यानी उनके द्वारा ही पहली बार लाया गया आर्थिक सर्वेक्षण। ओके, ये वाला जो हमारा सर्वेक्षण है ना, 2023-24 वाला, ये वाला सर्वेक्षण ना हमारा है 18वां सर्वेक्षण है। तो आपको याद रखेंगे कि अब की बार का जो सर्वेक्षण जो पेश हुआ है 12 फरवरी को, तो क्योंकि 13 फरवरी को तो बजट पेश हुआ है, तो एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश होता है। तो 12 फरवरी को सुशील मोदी जी ने हमारा सर्वेक्षण पेश किया विधानसभा में। ठीक है, तो अब की बार का सर्वेक्षण क्या हुआ है, तो अब की बार का सर्वेक्षण 18वां सर्वेक्षण है। ठीक है, अब आप लोग थोड़ा सा लेक्चर देखेंगे। देखिए, जैसे कि आपको मैं यूं बता दूं, एक मिनट आप रुक जाओ। हाँ, हाँ, जैसे आप देखिए बिहार का इकोनॉमिक सर्वे 2023-2024, इसमें पहली फर्स्ट जो था ना 2006-07 में सुशील मोदी जी द्वारा इसको लाया गया था। बात ये 18वां है, इसको सम्राट चौधरी ने पेश किया है। ठीक है, वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 12 फरवरी को विधानसभा में यह प्रस्तुत किया है। तो आपको मैंने बता दिया। ठीक है, आगे देखेंगे कि ये कहता है कि जीएसडी की वृद्धि जो है, मतलब इसमें जितनी भी बात करेंगे सब आर्थिक सर्वेक्षण से ली हुई बात करेंगे। ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा कि 2021 का डेटा दे रहा है, 2020 का डेटा दे रहा है, नहीं, आर्थिक सर्वेक्षण में जिन जिन ईयर का उल्लेख और जिन जिन ईयर में जो हुआ है उसका उल्लेख है, इसीलिए लेक्चर में भी आपको मिलेगा। सो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आप देखेंगे जीएसटी की वृद्धि दर 2022 और 2023 में वर्तमान मूल्य पे हमारा सर्वेक्षण कहता है कि वर्तमान मूल्य पे हमारी जो जीडीपी ग्रोथ थी ना, वो 15.5% थी। 15.5%। वर्तमान मूल्य क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जो करेंट ईयर है ना, जैसे कि मान लीजिए 2022 और 2023 के बीच की बात, 2023 और 2024 के बीच की बात, तो इसको अगर हम यहाँ का डाटा लेंगे ना तो हम ये कहेंगे कि ये वर्तमान मूल्य पे है। ठीक है, लेकिन जब हम बेस ईयर पे हम कोई चीज लेते हैं तो हम कहेंगे स्थिर मूल्य है। ठीक है, तो यह वास्तविक मूल्य है। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, और जो हमारा बेस ईयर है ना 2011 है, तो 11 12, तो उसको आप याद रखेंगे। तो वर्तमान मूल्य पे हमने देखा कि 15.5% था। जो स्थिर मूल्य पे हम लोग देखेंगे ना तो 16.6% हमारा जीएसडीपी ग्रोथ रहा है, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसलिए जीडीपी पढ़े हैं तो जीएसडीपी से तो सोचना नहीं है कि जीएसडीपी क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिएगा कि प्रति व्यक्ति आय की बात की जा रही है। प्रति व्यक्ति आय में मौद्रिक या वर्तमान, मौद्रिक और वर्तमान दोनों एक ही चीज होता है, इसलिए मैंने एक साथ ही लिख दिया। मौद्रिक और वर्तमान मूल्य पे जो 13.9% की वृद्धि के साथ जो है ना, प्रति व्यक्ति आय यानी राज्य की टोटल आय बटा टोटल पॉपुलेशन जब हम करते हैं तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है। यानी आपको मैं यूँ बता दूं कि मान लीजिए आपके फैमिली का इनकम 50,000 रुपये है और आपके घर में 5 लोग काम करते हैं, तो हम कहेंगे ना कि प्रति व्यक्ति आय कितना है, 10,000 रुपया है। ठीक है, चाहे वो कमाता हो या नहीं कमाता हो। तो कह रहा है कि वर्तमान मूल्य पे 13.9% की वृद्धि के साथ अभी जो प्रति व्यक्ति आय है बिहार की, वो है 59,637 रुपया, ऐसा अनुमान लगाया गया है। ठीक है, और वास्तविक या स्थिर रेट पे क्या है, 9% की वृद्धि के साथ जो है ना 35,119 रुपया बिहार के की प्रति व्यक्ति आय है।
तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा डेटा है। इस देखिए, सर्वे और बजट में ना सिर्फ डेटा ही डेटा मिलेगा, तो आप ये मत सोचिएगा कि हाय मजा नहीं आ रहा है ये वो। तो ऐसा कुछ है नहीं। और दूसरी बात क्या है ना कि देखिए, मैं भी आपकी तरह ही एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है, मैं भी अभी प्रयास ही कर रहा हूँ। तो ना ही आप मजे लेने के लिए बैठे हुए हो, ना मैं मजे देने के लिए बैठा हूँ। तो ये भी नहीं सोचना है कभी कि हाँ भाई मजा नहीं आ रहा। भाई कंटेंट अगर ठीक है ना, तो सब ठीक है। ठीक है। आप ये देखो कि कंटेंट बढ़िया है या नहीं, ये मेन मोटो होना चाहिए स्टूडेंट का। ठीक है। अब ऐसे ऐसे मतलब मान लो, अब क्लास में किसी फिल्म एक्ट्रेस का उदाहरण देना, या उन लोगों की बात करना, या किसी और की भी ऐसी बातें कर रहे हो और उससे लड़के हंस रहे हैं, लड़कियां हंस रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेस्ट है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आप अगर सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो आप में ना थोड़ी सी गंभीरता भी होनी चाहिए, और आपका थिंकिंग प्रोसेस भी उस हिसाब से होना चाहिए। लेकिन अगर वन डे एग्जाम देना जिसमें अगर आपको इंटरव्यू का प्रोसेस पार नहीं करना हो, तो आपके लिए वो ठीक है। ठीक है, खैर बकवास अपन नहीं करेंगे, अपन देखते हैं थोड़ा। ठीक है, तो देखेंगे प्रति व्यक्ति आय वाले जिला। तो इसमें ना प्रति व्यक्ति अधिकतम सर्वाधिक आय किसका है? पटना का है। और प्रति व्यक्ति सबसे कम प्रति व्यक्ति आय जो है वह शिवहर का है। ठीक है। और प्रति व्यक्ति में देखेंगे ना, तो यह कितना गुना है, तो शिवहर से पटना का जो प्रति व्यक्ति आय है, ये अगर देखेंगे अगर जिला में, तो 6 गुना ज्यादा है। ठीक है। और इसके बाद सेकंड नंबर पर बेगूसराय है सर्वाधिक में, फिर मुंगेर है। तो ये सब ना आप खुद देख लेना। वैसे जरूरत नहीं, आपको इतना याद रखना है कि सबसे ज्यादा किसका और सबसे कम किसका है। ठीक है। ऐसे ही कम में भी देखोगे अररिया और सीतामढ़ी आपको दिखेगा। तो इसलिए अपन लेक्चर ऐसे तो लंबा हो जाता है, तो सेकंड वाला ना आप देख लेना खुद से ही, या जब लेक्चर देखना ना तो आगे भी नजर मार लेना कि कौन कौन सा है। वैसे आपको ध्यान रखना है ज्यादा कि सर्वाधिक कौन है और सबसे कम कौन है। ठीक है। सर्वाधिक पेट्रोल खपत कहाँ होता है? तो पटना में होता है। देखो, पेट्रोल हो, डीजल हो, एलपीजी हो, सब में पटना आगे। तो सबसे ज्यादा पेट्रोल खपत कहाँ है? पटना का है भाई। ठीक है। और सबसे कम किसका है? सबसे कम देखोगे तो सबसे कम जो है ना बांका का है। ठीक है। वैसे डीजल में भी देख लो, तो डीजल में भी ना सर्वाधिक जो डीजल है ना खर्च, वो पटना का है। और सबसे कम जो है ना, वो शिवहर का है। ठीक है। एलपीजी में भी आप देखोगे कि आपको सर्वाधिक मिलेगा पटना, और सबसे कम मिलेगा जो है वो है अररिया। तो आपको याद क्या रखना था कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी में तीनों में सबसे ज्यादा पटना है, लेकिन सबसे कम में पेट्रोल में बांका था, डीजल में शिवहर है, और एलपीजी में अररिया है। ठीक है। और शिवहर सबसे पीछे किस में भी है? तो शिवहर सबसे पीछे प्रति व्यक्ति आय में भी सबसे पीछे है। ठीक है। अब उसके बाद जो हम देखेंगे ना, उसके बाद हम देखेंगे 2022-23 में, ऐसा हमारा इकोनॉमी सर्वे कहता है कि 2022-23 में बिहार के जीएसडीपी में हिस्सेदारी की बात करता है कि जीएसडीपी में जो 3 सेक्टर है हमारे होते हैं हमारी इकोनॉमी के, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर। देख रहा था माइक चल रहा है। ठीक है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर, तो इन तीनों सेक्टर का जीएसडीपी में कितना परसेंट योगदान है, ये भी हम देखेंगे। तो आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्राइमरी सेक्टर में जो है ना भाई, 20% हमारा जीएसडीपी योगदान है। और इसमें ग्रोथ कितना देखा गया है? तो 6.7% प्राइमरी सेक्टर में, 6.8% सेकेंडरी सेक्टर में। और एक मिनट में इसको बड़ा कर लेता हूँ, मतलब आगे कर लेता हूँ। ओहो, देखो, ठीक है। तो आप देखो, प्राइमरी सेक्टर का योगदान कितना है? 20% है। सेकेंडरी का भी 20 है, और टर्सरी का 60% योगदान है हमारे बिहार के जीएसडीपी में। अगर अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों की बात की जाए, तो तीनों क्षेत्र मिला के 100% पूरा करता है, जिसमें प्राइमरी सेक्टर 20%, सेकेंडरी भी 20% और टर्सरी है 60%। ठीक है। प्राइमरी में ग्रोथ कितना देखा गया? 6.7%। सेकेंडरी में कितना देखा गया? 6.8%। और टर्सरी में 13% ग्रोथ हमारा देखा गया है। तो आप ये भी याद रखेंगे, इन दोनों में तो 20-20% योगदान है इन दोनों का। और टर्सरी का योगदान सबसे ज्यादा नहीं, 60% है। इसमें ग्रोथ भी 13% के आसपास देखा गया है। ऐसा हमारा इकोनॉमिक सर्वे कहता है, मैं नहीं कह रहा। ठीक है। अब आगे देखेंगे, कह रहा है कि वर्ष 2021-22 में बुआई क्षेत्र में लगभग 50.7 लाख हेक्टेयर। एक मिनट। ठीक है, ये 50.7 लाख हेक्टेयर है। ठीक है। ये जो है 50.7 लाख हेक्टेयर था।
जो कुल क्षेत्र का 54.2%। तो बुआई क्षेत्र कितना था? 50.7 लाख हेक्टेयर। मतलब टोटल जितना एरिया है बिहार का, उसमें 50.7%, मतलब 15 पॉइंट, यानी 50% रख लीजिए, 50% क्षेत्र पे जो है ना बुआई हुआ है। जो टोटल कुल एरिया का बिहार के 54.2%, यानी 54%। ठीक है, तो टोटल कितना है? 54% है। बुआई कितना हुआ है? 50 लाख हेक्टेयर में। तो 50 लाख हेक्टेयर कितना होता है टोटल एरिया का? 54%। तो ये भी याद। अब देखिए फसल सघनता वाला जिला जो देखेंगे, तो फसल सघनता में ना सर्वाधिक जो है ना जहानाबाद में है। तो ये याद रखेंगे कि सर्वाधिक फसल सघनता जहानाबाद में है। और जनसंख्या गणना तो सर्वाधिक कहाँ है? शिवहर का है। ठीक है, इसमें शिवहर जो है ना सेकंड नंबर पे आता है फसल सघनता में, और थर्ड नंबर पे सुपौल आता है। ठीक है, लेकिन और इसमें कम वाला जो छोड़ा हुआ है ना, तो आपको मैं यूं बता दूं कि इकोनॉमी सर्वे में ना फसल सघनता वाले कम, यानी सबसे कम वाले जिले का उल्लेख नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ किया नहीं। लेकिन एग्रीकल्चर डेटा जब मैं आपको दूंगा ना लेटेस्ट वाला, तो उसमें मैं इसको मेंशन कर दूंगा। सो अभी अपन इकोनॉमी सर्वे देख रहे, तो इसलिए वो हो जाएगा। समझे ना आप लोग? मेरा भी वही है सेम। ठीक है, तो सर्वाधिक फसल सघनता कहाँ है? जहानाबाद का है, फिर शिवहर का है, फिर सुपौल का है। ठीक है, अब सिंचाई के क्षेत्र के, सिंचाई के स्रोत का देखेंगे, तो देखिए सिंचाई में ना बिहार में सबसे ज्यादा नलकूपों से होता है। जो पंपी सेट वगैरह नहीं लगाते हैं गाँव में, उससे होता है। तो वो टोटल सिंचाई, जितना टोटल सिंचाई होता है उसका जो है ना 63% पंपी सेट से होता है, यानी नलकूप से होता है। नहर से 31%, और तालाब से लगभग 2.2% के पास होता है। तो सिंचाई के स्रोत देख लिए, नलकूप, फिर नहर, फिर तालाब। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा नलकूप, फिर नहर, फिर तालाब। ठीक है, उसके बाद जो देखेंगे ना सिंचित क्षेत्र वाला जिला कौन है, तो सर्वाधिक जो शिक्षित यानी सिंचित क्षेत्र है वह रोहतास का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र रोहतास है। और सबसे कम कौन है? शिवहर है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला रोहतास है, और उसके बाद सबसे कम कौन है? शिवहर है। इसीलिए रोहतास में देखेंगे चावल उवल उत्पादन और उत्पादकता ये सब ज्यादा होता है। ठीक है, अब अपन आते हैं नेक्स्ट पेज में। 5-6 पेज का है, ज्यादा कुछ है नहीं, तो इसलिए ज्यादा सोचना नहीं। इसको सेट कर दो। ठीक, अब आप यहाँ पे देखिए कि देखिए चावल उत्पादन में, चावल उत्पादन में सर्वाधिक जो है ना रोहतास, ये यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, और सबसे कम चावल उत्पादन मधुबनी में होता है। ये बात तो ध्यान में रखिएगा ही। सबसे कम चावल मतलब उत्पादन जो है ना वो मधुबनी में होता है। चावल की उत्पादकता देखेंगे तो रोहतास में चावल की उत्पादकता सबसे ज्यादा है। तो चावल का उत्पादन और उत्पादकता दोनों रोहतास में सबसे ज्यादा है, और कम में मधुबनी जो है ना उत्पादन में कम है। उत्पादन और उत्पादकता में क्या अंतर होता है? देखिए मान लीजिए कि आपके पास 1 एकड़ जमीन है। ठीक है, और 1 एकड़ जमीन में आपके मतलब आपको उस 1 एकड़ जमीन से 5 क्विंटल गेहूं हो रहा है। ठीक है, मेरे पास भी 1 एकड़ जमीन है, लेकिन मेरे पास ना बस 1 एकड़ में ना हम क्या है कि हमारे को मान लो 1 कुंटल उपज मिल रहा है। तो हम ये कहेंगे कि आपका जो 1 एकड़ है उसकी उत्पादकता ज्यादा है, यानी सीमित क्षेत्र में, यानी सेम एरिया में अगर उपज ज्यादा हो तो उसको कहेंगे उत्पादकता। और उत्पादन ज्यादा का मतलब ये हो गया कि उस जिला में जमीन ज्यादा हो सकता है, उस जिला का मतलब टेक्नोलॉजी ज्यादा बेहतर हो सकती है। इस वजह से उस जिला में, जैसे कि मान लीजिए आप 5 क्विंटल गेहूं उगाया, मैं 1 कुंटल उगाया, तो आपका उत्पादन ज्यादा है। ठीक है, तो यही बात उत्पादन उत्पादकता याद रखिएगा। तो चावल उत्पादन में रोहतास नंबर 1 है, और चावल उत्पादकता में भी रोहतास नंबर 1 है, और चावल उत्पादन में सबसे कम मधुबनी है, ये भी याद रखिएगा। गेहूं उत्पादन में देखेंगे ना, तो गेहूं उत्पादन में भी रोहतास नंबर 1 है, और गेहूं की उत्पादकता में जो है ना खगड़िया नंबर 1 है। और उत्पादकता में सबसे कम उत्पादकता गेहूं का कहाँ है? तो जमुई में है। ये भी आप याद रखेंगे। आगे का आपको पता है कि आप लोग खुद देख लीजिएगा। अच्छा, तो गेहूं के उत्पादन में रोहतास आ गया, चावल के उत्पादन में रोहतास आ गया, चावल की उत्पादकता में रोहतास आ गया, गेहूं की उत्पादकता में खगड़िया आ गई। ठीक है, और सबसे कम जमुई है उत्पादकता। मक्के उत्पादन में देखेंगे तो मक्के के उत्पादन में सर्वाधिक जो है ना अररिया है। सर्वाधिक अररिया में सर्वाधिक उत्पादन होता है मक्का का, और उत्पादकता भी देखेंगे तो उत्पादकता में भी अररिया ही नंबर 1। तो मक्का में अररिया नंबर 1 है, इसे याद रखिएगा, उत्पादन और उत्पादकता दोनों। ठीक है, अब ईख के उत्पादन में देखेंगे ना, तो ईख के उत्पादन जो अब की बार हुआ है वो 214.76 लाख टन अब की बार ईख का उत्पादन हुआ है। ठीक है, जो वेस्ट चंपारण ईख में सर्वाधिक है, हमेशा रहता है।
ठीक है। उसके बाद इस चंपारण वगैरह है, गोपालगंज ये सब, ठीक है। और ईंख की उत्पादकता देखेंगे ना तो भाई बेगूसराय में ना सर्वाधिक उत्पादकता है, और अब की बार जो एवरेज उत्पादकता हुई है वो 98.73 टन प्रति हेक्टेयर है अब की बार का ईंख का उत्पादकता। ठीक है, खैर उसको इतना याद नहीं रखिएगा, ऊपर वाला याद रखिएगा, उत्पादन कितना लाख टन है, 214.76 लाख। 214 जो है ना एक एवरेज फिगर में है, ध्यान रखें। ठीक है, दलहन उत्पादन में देखेंगे भाई, तो दलहन उत्पादन में ना पटना नंबर 1 है, दलहन की उत्पादकता में फिर बेगूसराय। तो आपने देखा कि बेगूसराय ईख की उत्पादकता में भी और दलहन की उत्पादकता में भी बेगूसराय नंबर 1 है। ठीक है, लेकिन दलहन के उत्पादन में कौन नंबर 1 है? पटना नंबर 1 है, ये भी याद रखिएगा। केला के उत्पादन में मधुबनी नंबर 1 है। आपने देखा था कि चावल के उत्पादन में सबसे कम था मधुबनी, और केला के उत्पादन में मधुबनी नंबर 1 है, ये भी याद रखिएगा। लीची के उत्पादन में आप जानते ही हैं कि मुजफ्फरपुर नंबर 1 है, क्योंकि यहाँ की शाही लीची को टैग मिला है। उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर पेज को खसका लिया जाए, देखो। ठीक है, अब आप देखो भाई आम के उत्पादन में ना, आम के उत्पादन में दरभंगा जो है ना नंबर 1, आम सबसे ज्यादा दरभंगा में। ठीक है, अच्छा उसके बाद फोर्थ कृषि रोड मैप जो है ना, ये 2023 से 2028 तक नहीं, 5 वर्षों के लिए फोर्थ कृषि रोड मैप अपनाया गया है। लास्ट ईयर ही अपनाया गया था फोर्थ कृषि रोड मैप। और आपने देखा अभी तक, आपको मैंने बजट में बताया अभी तक कि द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका शुभारंभ किया था। ठीक है, तो मुख्य उद्देश्य क्या है? तो फोर्थ कृषि रोड मैप का मुख्य उद्देश्य जो है ना, गुड़ के उत्पादन को बढ़ावा देना है। ठीक है, गुड़ के उत्पादन को बढ़ावा देना किसका उद्देश्य है? यह जो है ना, यह है फोर्थ कृषि रोड मैप का। और इसी के लिए जो है 5 साल में 405 यूनिट की स्थापना की जा रही है, गुड़ बनाने वाले यूनिट की स्थापना की जा रही है, जिससे गुड़ की उत्पादकता को और बढ़ाई जा सके। तो ये भी आप याद रखिएगा, फोर्थ कृषि रोड मैप का उद्देश्य क्या है? गुड़ के उत्पादन को बढ़ावा देना। इसीलिए अगले 5 साल में 405 यूनिट लगाई जा रही है, ताकि गुड़ के उत्पादन में वृद्धि हो। तो ये भी आप याद रखें। 2021-22 में देखेंगे, कह रहा है कि 2021-22 में बिजली प्रति व्यक्ति जो खपत था ना, वो 329 किलोवाट पर आवर था। तो यानी किलोवाट आवर का मतलब होता है यूनिट, मतलब बिहार में 2021-22 में प्रति व्यक्ति बिजली खपत जो थी ना 329 थी। और जो 2011-12 में आप यहाँ देखेंगे, 2011 में 134 किलोवाट पर आवर था, जो लगभग 145% बढ़ गया। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे, 2011-12 में कितना था? 134 यूनिट था, अभी कितना है? 329 यूनिट है, बढ़ा कितना है? 145% बढ़ गया है। 2022-23 में कुल बिजली की जो खपत थी ना स्टेट में, वो 6880 मेगावाट, मतलब 6880 मेगावाट कुल खपत थी। जो 2021-22 में देखेंगे ना, तो 2021-22 में 31% बिजली नवीनी, अब ये कह रहा है आर्थिक सर्वेक्षण हमारा कह रहा है कि 2000 कहते हैं कि अपना आर्थिक सर्वेक्षण कहता है कि 2021-22 में जो है ना 31% बिजली रिन्यूएबल एनर्जी से मिल रहा था हमें, यानी रिन्यूएबल एनर्जी से मतलब टोटल 31% बिजली हमें मिल रहा था। उसके बाद 69% बिजली जो है ना ताप विद्युत से मिल रहा है, मतलब बिजली का जो सोर्स है उसमें से 31% क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी है, और 69% क्या है? ताप यानी थर्मल प्लांट से आ रहा है। ठीक है, इसको हम क्या रखे हैं? तो इसका हम लक्ष्य रखे हैं 2025-26 के अंत तक हम इसको जो है ना 35% पाने का लक्ष्य रख रहे हैं, जो 31% रिन्यूएबल एनर्जी से है, यानी टोटल जो हम प्राप्त कर रहे हैं टोटल बिजली उत्पादन का, हम 31% प्राप्त कर रहे हैं। तो हम ये अब की बार का प्लान रखे हैं कि 2025-26 के लास्ट तक हम इसको ना 31 से 35% तक कर दें। ठीक है, अभी आपने देखा था जब मैंने बजट पढ़ाया था, उसमें आपने देखा था कि लगभग 9000 मेगावाट बिहार की अभी बिजली उत्पादन क्षमता है, जिसको 2025-26 तक कुल विद्युत क्षमता का 12,862 मेगावाट पहुंचाने की उम्मीद की गई है। तो बिहार में बिजली उत्पादन बढ़ाने की उम्मीद की जा रही है, और 12,862 मेगावाट तक हम लक्ष्य रखे हुए हैं कि 2025-26 में हम 12,862 मेगावाट हम अचीव कर लेंगे। और यह बहुत बड़ी बात है, आप सभी जानते हैं कि यह बहुत बड़ी बात है कि हम जो है ना, यानी अब यूं मान लो कि बिजली में ना हम मतलब प्रॉफिट में जाने वाले स्टेट है। तो हम बिजली, हमारे पास जितनी खपत है उससे ज्यादा हमारी उत्पादन, तो यह बहुत बड़ी बात है। लेकिन अभी भी आप देखेंगे ना, जैसे कि गाँव में देखेंगे बहुत कुछ आपको दिखेगा कि हाँ इतना
देर इतना देर बिजली बिजली रहती है, लेकिन जैसे कि मैंने देखा है कि बिहार में ग्रामीण क्षेत्र में बिजली में तो बहुत सुधार आई है, लेकिन अभी वर्तमान में भी देखें तो मतलब बिजली की जो पहुंच है ना वो उतना सुगम नहीं है। थोड़ी सी बारिश आने पर भी आप देखेंगे कि बिजली काट दी जाती है, हवा तेज चली तो बिजली कट गई, तो इस टाइप का। लेकिन बिहार गवर्नमेंट प्रयास कर रही है कि वायर को ना कवर करे, जिसकी वजह से बिजली जितना है हमारे पास वो लोगों तक पहुंचे भी। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग। आगे देखेंगे क्या कि ऊर्जा खपत में जो है ना सर्वाधिक पटना है, ठीक है, और सबसे कम शेखपुरा है। तो ये भी याद रखिएगा कि ऊर्जा खपत की बात कर पाएंगे तो हमारा जो सर्वे था अगली बार का, तो हमारा सर्वे कहता है कि यानी सर्वाधिक ऊर्जा खपत पटना में होता है और सबसे कम ऊर्जा खपत शेखपुरा में होता है। ठीक है, उसके बाद अगला कहता है कि 2022 के आंकड़ों के अनुसार, हमारा सर्वे ही कह रहा था कि 2022 के सर्वे के अनुसार बिहार में जो है ना 17.1% शहरीकरण। हमारा सर्वे क्या कह रहा था कि 17.1% शहरीकरण, यानी लगभग 17% हमारे यहाँ सर्वीकरण मतलब शहरीकरण है। और वही 2011 में 11.2% के आसपास या 3% के आसपास, यहाँ देखिए लिखा हुआ है 11.3% के आसपास हमारे यहाँ शहरीकरण था। अब देखेंगे सर्वाधिक शहरीकरण पटना में है, तेजी से शहरीकरण, सबसे तेजी से शहरीकरण बेगूसराय में बढ़ रहा है, और सबसे कम शहरीकरण सारण में है। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो शहरीकरण बिहार में कितना सर्वे के अकॉर्डिंग, तो 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग सर्वे कहता है कि 2022 में बिहार में सर्वे मतलब शहरीकरण 17.1% था, जो 2011 में कितना था, 2011 में 11.3% था। सर्वाधिक शहरीकरण पटना जिला में है, सबसे तेजी से शहरीकरण बेगूसराय में बढ़ रहा है, और सबसे कम शहरीकरण सारण में। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके आगे देखेंगे तो कह रहा है बिहार ने देश का सबसे पहले, यानी बिहार ने देश का सबसे पहले हरित बजट का क्रियान्वयन किया। तो आपसे अगर पूछे कि हरित बजट लाने में मतलब देश में सबसे पहले हरित बजट किस स्टेट ने लाया, तो बिहार ने ही हरित बजट सबसे पहले लाया था। और 2019 में आपने देखा था कि जल जीवन हरियाली अभियान शुरू की गई थी, जिसके तहत 2022-23 में लगभग 2,88,00,000 या 288 लाख पौधे लगाए गए। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। सितंबर 2023 तक यानी जो बिहार में है ना सेल्फ हेल्प ग्रुप 10,47,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप बिहार में अभी गठित हो चुकी है। ठीक है, तो आप ये भी याद रखेंगे। अच्छा, उसके बाद जब देखेंगे कि बिहार, अब क्या है बिहार में बैंकों की सीडीआर जो है ना यानी क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 55.6% है। देखो मैं आपको बताता हूँ, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो और कैश डिपॉजिट रेशियो दोनों को सीडीआर ही कहते हैं। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो क्या होता है कि जैसे मान लो आपने 100 रुपया बैंक में जमा किया, 100 रुपया का बैंक अगर 5 रुपया लोन दे देती है तो कहेंगे क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो कितना है, 5 रुपया है। ठीक है, और कैश डिपॉजिट रेशियो क्या होता है कि बैंक में आपने कितना रुपया जमा किया और लोन देने के बाद कितना पैसा बच गया, यह कहेंगे कैश डिपॉजिट रेशियो। तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो और कैश डिपॉजिट रेशियो में दोनों में अंदर रखिएगा, पता चल करिएगा कि कुल जमा का कितना परसेंट बैंक जो है लोन दे रही है, उसको कहेंगे क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। तो 55.6% बिहार के बैंकों की क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है, ये भी आप याद रखें। ठीक है, उसके बाद है बिहार में प्रति 10 लाख मतलब आबादी पर, बिहार में प्रति 10 लाख आबादी पर टोटल 114 स्वास्थ्य केंद्र है। तो आप ये देखिए कि कितना बुरा हाल है कि एक मतलब टोटल 10 लाख आबादी पे कितना है, 114 स्वास्थ्य केंद्र है। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अब कह रहा है निबंधित मोटर वाहनों के मामले में सॉरी निबंधित मोटर वाहनों के मामले में जो है ना बिहार तीसरे स्थान पे है। बिहार जो है ना हमारा तीसरे स्थान पे, नंबर 1 पे यूपी है, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार है। और सड़क घनत्व में भी हम देखेंगे ना तो सड़क घनत्व में भी हम तीसरे स्थान पे है, यूपी है, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार है। तो ये भी याद रखिएगा, निबंधित मोटर वाहनों में भी बिहार तीसरे पे है, और सड़क घनत्व में भी बिहार तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, 2022-23 के डेटा के मतलब सर्वे कह रहा है हमारा कि 2022-23 में बिहार में लगभग 19,736,000 टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है, खाद्यान्न का। ठीक है, जिसमें सभी खाद्य वस्तु आ जाएंगी। तो कितना हुआ 2022-23 में, 19,736,000 टन। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। 2019-20 से 2023-24 तक बिहार को 53,607 करोड़ रुपए का निवेश मिला है। कितना, 4 सालों में 2019-20 से 2023-24 तक बिहार को 53,607 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ है। तो ये भी आप याद रखेंगे।
उसके बाद अगला क्या कहता है, अगला कहता है कि 2022-23 के दौरान 327.43 करोड़ अंडा उत्पादन हुआ है। तो अंडे का उत्पादन कितना है, 327.07 करोड़। तो इतना नहीं, लेकिन सॉरी 14 करोड़ है, लेकिन इतना नहीं, आप याद रखिएगा 327 करोड़ अंडे का उत्पादन हुआ है 2022-23 में। 2022-23 में मछली का जो देखेंगे ना, 8.46 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ है हमारे बिहार में। तो 8.46 लाख टन का क्या हुआ है, मछली का उत्पादन हुआ है हमारे बिहार में। तो ये भी आप याद रखेंगे, इसमें का थोड़ा सा और ये है, ठीक है। अब देखिएगा, कह रहा है बिहार का सबसे अमीर जिला कौन है? सबसे अमीर जिला है पटना और सबसे गरीब जिला है शिवहर। तो ये याद रखिएगा कि बिहार का सबसे अमीर जिला पटना है और बिहार का सबसे गरीब जिला शिवहर है, ऐसा हमारा सर्वे कहता है, ठीक है। बिहार का लिंगानुपात भी देखेंगे तो कह रहा है, हमारा सर्वे कह रहा है कि 2023 के अकॉर्डिंग बिहार का लिंगानुपात जो है ना, कितना हो गया भाई? तो बिहार 2023 के अकॉर्डिंग बिहार का जो लिंगानुपात है 953 हो गया था, मतलब हो गया है, ठीक है। और शिशु लिंगानुपात कितना हो गया है? तो शिशु लिंगानुपात 935 हो गया है। और 2011 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 918 था लिंगानुपात, ठीक है। तो आप ये देख लें। हवाई परिवहन का अभी आकार बढ़ गया। देखिए 2011-12 में ना हमारा हवाई परिवहन का आकार 30 करोड़ का जहाँ हुआ करता था, वो अभी 228 करोड़ रुपए का हो चुका है। तो देखिए इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, ठीक है। उसके बाद अरे हवाई परिवहन के आकार का मतलब ये हो गया कि हवाई परिवहन से कितना मतलब रेवेन्यू हम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो रेवेन्यू हम कितना जनरेट, तो 2011-12 में 30 करोड़ जनरेट कर रहे थे, तो अभी हम 228 करोड़ रुपए हवाई परिवहन से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि भारत की जनसंख्या में बिहार की हिस्सेदारी जो है ना, वो 2011 में जो जहाँ 8.6% थी, वहीं 2023 में यह 9.4% हो गया है। यानी जो भारत की जनसंख्या अभी टोटल जितनी है, उसमें बिहार की जो हिस्सेदारी है ना भाई, वो पहले 2011 में तो कितना था, 8.6%। अब वर्तमान में कितना है, 9.4% हिस्सेदारी है बिहार की। तो याद रखिएगा, अगर पूछता है वर्तमान में तो कहिएगा 9.4% हिस्सेदारी है आबादी में, और कहता है कि 2011 के अकॉर्डिंग तो 8.6% याद रखिए। बिहार में प्रति व्यक्ति ऋण 2023-24 में कितना है, 24,357 रुपया है। तो आप ये भी याद रखें कि 24,357 रुपया प्रति व्यक्ति ऋण है। तो प्रति व्यक्ति ऋण क्या होता है, मतलब पता है आपको? मान लीजिए सरकार ने कोई लोन लिया, ठीक है, और सरकार के पास जितना टोटल लोन है ना, उसको टोटल पॉपुलेशन से हम भाग दे देंगे, तो सरकार ये मानती है कि सरकार जो लोन ले रही है ना, तो वो सरकार की नहीं, जबकि हम लोन ले रहे हैं। इसी वजह से हम कहते हैं प्रति व्यक्ति लोन है हम लोगों पे। तो हम लोगों पे टोटल लोन कितना है, तो याद रखिएगा, आप अमीर हो या गरीब हो, चाहे कितना भी पैसे वाले हो, आप सभी कर्ज में जी रहे हो, ठीक है। तो अपना अपना लोन भाई चुका देना सब आदमी। अब देखेंगे, कह रहा है कि सितंबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच जो इन्फ्लेशन रेट था ना बिहार का, वो 5.5% था, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में 5.5% ही रहा है और शहरी क्षेत्र में जो लगभग 5.6% रहा है। तो 22-23 के बीच में जो 2000 सितंबर 2022 से लेकर सितंबर 2023 के बीच में जो हमारा इन्फ्लेशन रहा है, एवरेज इन्फ्लेशन हमारा रहा है 5.5%, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों का इन्फ्लेशन रहा है 5.5%, सेम ही है, और शहरी क्षेत्रों का जो इन्फ्लेशन है वो 5.6% है। तो तीनों डेटा सेम ही है, याद रखिएगा। तो इन्फ्लेशन कितना है, 5.5% बिहार का इन्फ्लेशन 22-23 के बीच, ठीक है। अब कह रहा है राज्य सरकार का जो कुल खर्च है ना, वो 2021-22 से 2022-23 में लगभग 20.1% बढ़ गया है। यानी यानी यूं मान लो कि एक साल में लगभग 20% बढ़ गया है। वो कितना हो गया है, टोटल खर्च 2,31,094 रुपया हो गया है। 2,31,094 सरकार का खर्च हुआ है, 2000 मतलब इतना खर्च है टोटल, ठीक है, गवर्नमेंट का। अब 2021-22 से 2022-23 में कितना बढ़ा है, 20.1% बढ़ा था। इसका मतलब आप निकाल लीजिएगा कि 20% इसमें से घटाएंगे तो 2021-22 में कितना था, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। कह रहा है सरकार अपने कुल व्यय का सर्वाधिक हिस्सा जो है ना सामाजिक सेवा में खर्च करता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए सरकार जो है ना, सर्वे के अकॉर्डिंग हमारी गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा सामाजिक सेवा पे खर्च करती है, फिर सामान्य सेवा पे खर्च करती है, फिर आर्थिक सेवा पे खर्च करती है, ठीक है। तो कितना है रुपये में अगर देखेंगे तो 88,348 करोड़ रुपया सामाजिक सेवा पे हमारी गवर्नमेंट खर्च करती है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे कह रहा है कि सरकार ने 2022-23 में जो है ना 14,351 करोड़ रुपए का लोन चुकाया है। अब देखो बड़ी कॉमेडी वाली बात है, गवर्नमेंट का कुल बकाया कितना था, 2,93,307 करोड़ कुल बकाया गवर्नमेंट के ऊपर था। यानी
टोटल कर्ज था कितना, 2,93,307 करोड़, जिसमें से गवर्नमेंट ने चुकाया कितना है 2022-23 में, तो 14,351 करोड़ चुकाया है ऋण, और 15,184 करोड़ रुपया जो है ना ब्याज चुकाया है गवर्नमेंट। तो 2022-23 में 15,000 करोड़ के आसपास हमारी गवर्नमेंट ब्याज भरी है। कितने का, टोटल जो ये लोन जो लिए है ना हुआ ये 2,93,307 करोड़ रुपया जो लोन है यहाँ पे, उसका ब्याज हम चुकाए हैं 15,184 करोड़। अच्छा उसके बाद मतलब ब्याज चुकाए हैं, और लोन कितना चुकाए हैं, तो इसमें से हम 14,351 करोड़ रुपया हम लोन में चुकाए हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला कह रहा है कर एवं सहायता अनुदान प्राप्ति अनुपात। देखिए कर का जो है ना, कर का हिस्सा यानी जितना भी हमें राजस्व प्राप्त हुआ उसमें टैक्स का 18 मतलब 80.8% टैक्स है हमारा, और 16.8% जो है ना, एक मिनट, तो ठीक है, तो आप ये देखो, आपको ये दिखेगा, देखो जो 16.8% जो है ना, अगर इन दोनों का अनुपात देखेंगे तो 80 और 60 का है, 16 का है, और इसके अलावा जितना है वो अन्य स्रोतों से हमें प्राप्त हुए हैं। तो अनुदान से कितना हुआ है, सहायता अनुदान से हमें प्राप्त हुआ है 16.8%, और कर से कितना 80% के आसपास। तो ये भी आप याद रखें। ठीक है, अगला कहता है कि देखो अगला कहता है कि बिहार सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार जो है ना, सर्वाधिक व्यय जो है ना सामाजिक क्षेत्र में हुआ है, ये अपन ऊपर देख चुके हैं कि सर्वाधिक सामाजिक सेवा में, फिर सामान्य सेवा में, फिर आर्थिक सेवा में। तो नीचे भी वही देखेंगे, व्यय का क्रम क्या है, सामाजिक सेवा में 48% खर्च हम करते हैं, 30% हम सामान्य सेवा में, और 21% के आसपास हम करते हैं कहाँ पे भाई, हम यहाँ करते हैं 21% के आसपास ना हम कर देते हैं यहाँ पे आर्थिक सेवा में खर्च। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे कि सरकार के व्यय का क्रम क्या है, सामाजिक, सामान्य और आर्थिक। ठीक है, कितना परसेंट करना है ये हमें याद होना चाहिए। फिर उसके बाद कहता है कि 2023-24 में सरकार के कुल व्यय में जो है ना, राजस्व व्यय कितना था, 79% के आसपास राजस्व व्यय था, और पूंजीगत व्यय कितना था, 30.7%। राजस्व व्यय में वही सैलरी पेंशन ये वो आ जाता है। राजस्व व्यय हमारे लिए प्रॉफिट नहीं है, राजस्व व्यय खर्चा है और शुद्ध खर्चा है, और वही पूंजीगत व्यय हमारे लिए फायदा है। कैसे फायदा है, सो मैं बताता हूँ। देखो पूंजीगत व्यय में क्या होता है ना कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रहे हैं। ठीक है, पूंजीगत व्यय में होता है कि हम लोन चुका रहे हैं, तो वो पूंजीगत व्यय ठीक है, लेकिन राजस्व व्यय ज्यादा होना ठीक नहीं है। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो राजस्व व्यय हमारा कितना है, लगभग 80%, और पूंजीगत व्यय हमारा कितना है, लगभग 20%। तो ये भी दोनों याद रखेंगे आप। ठीक है, 2018-19 के अकॉर्डिंग कहता है 2018-19 से 2022-23 के मध्य जो कृषि और सहवर्ती क्षेत्र, देखिए प्राइमरी सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो आपने देखा था कि प्राइमरी सेक्टर का योगदान टोटल कितना है, लगभग 20% हमारा योगदान है प्राइमरी, और सेकेंडरी भी 20% है, टर्सरी हमारा 60%। तो कह रहा है कि जो प्राइमरी सेक्टर में जो कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र है, तो सहवर्ती क्षेत्र मतलब फिशरीज, डेयरी, ये वो फसल वसल सब आ जाता है इसमें। तो ये बात मत याद रखिएगा कि कृषि क्षेत्र मतलब प्राइमरी सेक्टर, कृषि क्षेत्र जो है ना प्राइमरी सेक्टर का एक अंग है। ठीक है, तो कह रहा है इस क्षेत्र का जीएसबी हिस्सा लगभग 20% था। तो इसमें से अलग अलग हम देखेंगे तो इसमें फसल का 9.9%, पशुधन देखेंगे 6.6%, जल कृषि देखेंगे 1.8%, फिशरीज वगैरह मछली पालन वगैरह नहीं करते हैं वही, वानिकी देखेंगे तो 1.6% है। तो टोटल सबसे ज्यादा किसका है, फसल का है, फिर पशु का है, फिर जल कृषि है, फिर वानिकी। तो ये भी याद रखेंगे टोटल 20% में हम क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कहाँ कहाँ से इसका स्रोत बन रहा है, 20% कैसे कैसे पूरा हुआ है। तो ये भी आप याद रखें। ठीक है, आगे देखेंगे आप, तो कहता है कि 2022-23 में ऊर्जा की कुल खपत में, यानी 2022-23 में कहता है, 2022-23 में कहता है कि ऊर्जा की कुल खपत में भाई कृषि क्षेत्र का हिस्सा जो है ना 2018-19 में जहाँ 72,671 करोड़ यूनिट से बढ़कर 2022-23 में 378,094 यूनिट हो गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि ऊर्जा का खपत कितना बढ़ गया है, जो 18-19 में कितना था 72,671 करोड़, वो अभी कितना हो गया 378 करोड़ के, मतलब 378,000 करोड़ के आसपास हो गया है। तो ये भी लगभग 5 साढ़े 5 गुना बढ़ गया है। एनर्जी का खपत देखिए 2022-23 और 18-19 में कितना अंतर है, 3-4 साल में कितना बढ़ गया। ठीक है, अब कह रहा है कि सार्वत्रिक श्रम बल जो सर्वेक्षण है ना, वो 2022-23 के अनुसार कहता है कि बिहार में श्रम बल जो सहभागिता दर है कुल आबादी का 50.9% है, जो राज्य के श्रमिक जनसंख्या का ये जो है ना 48.7%। मतलब नहीं समझे, देखिए मतलब ये है इसका कि सर्वेक्षण कहता है कि बिहार में जितने भी लेबर
उनका पार्टिसिपेशन कितना है, पार्टिसिपेशन उनका कितना है 50.9% है, और टोटल लेबर कितने हैं तो 48.7% है। तो ये आप ध्यान रखें। उसके बाद आप देखेंगे कि निर्माण, परिवहन, संचार, व्यापार, होटल, इन क्षेत्रों से जो बिहार की इकोनॉमी संयुक्त रूप से जो है ना 37% है, जबकि भारत के स्तर पे देखेंगे, हम भारतीय अर्थव्यवस्था में देखेंगे तो इनका 27% ही हिस्सा है। तो हम ये कहेंगे कि निर्माण, परिवहन, संचार, व्यापार, होटल, इन सब से बिहार के जो जीडीपी है उसमें इनका योगदान ज्यादा है, 37% के आसपास है, और इंडियन इकोनॉमी में लगभग 27% है। तो बिहार इसमें ठीक ठाक। अब देख रहे हैं पथ घनत्व में भी, आपको बताया था रोड डेंसिटी में भी देखेंगे तो बिहार तीसरे नंबर पे है, पहला यूपी है, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार। ठीक है। अब मोटर वाहन वाला भी देख रहे थे तो उसमें भी बिहार तीसरे पे ही है। अब कह रहा है सर्वेक्षण के अनुसार गत 12 वर्ष में रेलवे में दोगुना वृद्धि हुई है। मतलब यूं कह लीजिए, कह रहा है कि हमारा सर्वेक्षण 12 वर्ष में ना हम क्या किए हैं भाई, हम लगभग दोगुना बढ़ा दिया अपने रेलवे को। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है। हम्म, ठीक है। अब आप देखो, कह रहा है कि बिहार में प्रति जो है ना, अब देखो बिहार में प्रति 100 लोगों में ना 53.6% लोगों के पास टेलीफोन है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि 100 लोगों में से 53 लोगों के पास जो है ना टेलीफोन या मोबाइल सर्विस है बिहार में। तो कितना परसेंट है, 53% है। ठीक है, मोबाइल या टेलीफोन यूजर जो है बिहार में वो 53% के आसपास। ठीक है। अच्छा, फिर आगे कह रहा है कि 31 मार्च 2023 को राज्य में बैंक ब्रांच की संख्या कितनी थी। तो देखो बैंक ब्रांच की संख्या 7883 थी, टोटल 7883 थी, जिसमें सर्वाधिक जो है ना ग्रामीण क्षेत्र में बैंक है 48%। देखिए सर्वाधिक जो है ना ग्रामीण क्षेत्र में 48% है, अर्ध शहरी में 31 है, शहरी में 21 है। ये है, तीनों याद रखिएगा। तो ग्रामीण क्षेत्र में बैंक का ब्रांच ज्यादा है, फिर उसके बाद अर्ध शहरी में है, फिर उसके बाद शहरी में है। तो सबसे कम कहाँ है, शहरी क्षेत्र में बैंकों का ब्रांच बिहार में कम है। तो ये भी याद रखिएगा। टोटल कितने सहकारी बैंक है तो बिहार में, इस डेटा के अकॉर्डिंग बिहार में 294 सहकारी बैंक अभी वर्तमान में है। टोटल जो 7883 बैंक थे, इसमें सार्वजनिक बैंक जो है ना 3956 सार्वजनिक बैंक है, 2110 ग्रामीण बैंक है, और उसके बाद निजी बैंक है 13 1230। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा बिहार में सार्वजनिक बैंक है, फिर ग्रामीण बैंक है, फिर उसके बाद निजी बैंक। तो ये भी याद रखिएगा क्रम, और ये भी याद रखिएगा सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्र में बैंक है, बैंकों की शाखा है, उसके बाद अर्ध शहरी में, फिर शहरी में। टोटल कोऑपरेटिव बैंक कितने हैं, 294 है कोऑपरेटिव बैंक। और यही डेटा कह रहा है कि इंटरनेट बैंकिंग यूजर जो है बिहार में ना वो 1 करोड़ 18 लाख, यानी या 118.9 लाख जो है ना इंटरनेट यूजर है हमारे बिहार में, मतलब इंटरनेट बैंकिंग यूजर है। ठीक है। आगे कहता है कि 2022-23 में बैंकों का जो एनपीए है ना वो 9.3% रहा है, जो 21-22 में जो है ना 11.3% रहा है। तो ये देखिएगा कि घट रहा है एनपीए बैंक का। ठीक है, तो बैंकों का एनपीए क्या हो रहा है, घट रहा है। तो हम 2022-23 में कितना है, 9.3% एनपीए है इस सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग, और 2021-22 में कितना था तो 11.3% था। लगभग 2% का एनपी मतलब एनपीए कम हुआ था। 2% कम नहीं होता है, बहुत होता है। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे सैकड़ों करोड़, हजार करोड़ हो जाएगा। ठीक है। अब गृह विहीन लोगों हेतु जो है ना 111 जो है ना आश्रय गृह का निर्माण किया जा रहा है। तो गृह विहीन जिनके पास घर नहीं है उनके पास क्या होगा, आश्रय गृह की स्थापना उनके लिए की जा रही है। कितनी की जा रही है तो 111 की जा रही है। तो ये भी बात आप याद रखेंगे। ठीक है। 2015-16 से आप देखेंगे 2022-23 के बीच में जो है ना 2015-16 से 2022-23 के बीच में सामाजिक सेवाओं पर व्यय कितना हुआ है, बढ़ा है पता है, 13.3%। मतलब 13 गुना लगभग बढ़ गया, परसेंटेज नहीं है, आई एम सॉरी, 13 गुना सामाजिक सेवाओं पे खर्च बढ़ा है हमारा 2005 से लेकर 2022-23 के अकॉर्डिंग। ठीक है। और स्वास्थ्य क्षेत्र में कितना बढ़ा है, 11 गुना, और शिक्षा क्षेत्र में कितना बढ़ा है, 10 गुना। तो सबसे ज्यादा सामाजिक सेवा में बढ़ा है, फिर स्वास्थ्य पे, फिर शिक्षा। तो कितना था, सामाजिक सेवा पे 13 गुना बढ़ गया हमारे व्यय, और उसके बाद स्वास्थ्य पे 11 गुना बढ़ गया हमारा व्यय, और शिक्षा पे 10 गुना बढ़ गया हमारा व्यय। ठीक है। अब जो ये आंकड़े देख रहे हैं 2011-5-6 में 31.9% सामाजिक व्यय था, जो अभी 2022-23 में 41.3% हो गया सामाजिक व्यय। इसमें लगभग 9.4% की वृद्धि देखी गई है। ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद क्या था, जैसे एनएफएस जो 3 है 2005-6 में आया था, और एनएफएसएस 5 जो है 2019-21 में आया था। ठीक है, ये हेल्थ सर्वे है। ठीक है। तो
ये सर्वे कहता है कि बिहार इन दोनों के बीच बिहार में संस्थागत जो प्रसव में अब कुल जो है ना 56.3% की वृद्धि देखी गई है। तो वर्तमान में जो है ना अब कुल जो है ये देखिए 76.2% जो है ना बिहार में संस्थागत प्रसव होता है। और वही अगर इंडिया लेवल पे देखेंगे तो 88.6% वर्तमान में वृद्धि अगर देखेंगे संस्थागत में, तो वृद्धि सबसे बिहार में ज्यादा हुई है, लगभग 56% की वृद्धि हुई है। वही भारत में कम हुई है 49.9%, यानी राष्ट्रीय स्तर या केंद्रीय स्तर पर। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उच्च प्राथमिक क्षेत्रों में छोपन दर जो है ना 39.4% की गिरावट आई है। तो देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि स्कूल जो उच्च प्राथमिक स्कूल्स में जो बच्चे स्कूल छोड़ने की जो फीसदी थी ना उसमें गिरावट आई है। कितनी आई है? तो 39.4% बच्चे कम हुए हैं स्कूल छोड़ने वालों में। ठीक है, पहले अगर मान लो 100 में से मतलब मान लो यो कि 39 लोग छोड़ रहे थे, तो अब एक भी नहीं छोड़ रहे, ऐसा कुछ मान लो। ठीक है, तो उसके बाद कह रहा है कि 2021 में बिहार की कुल आबादी में देखिएगा 0 से 18 ईयर की एज का जो पॉपुलेशन है वो 33% है। 2021 की बात चल रही है। और 0 से 6 वर्ष की आबादी की बात है तो वो 11% है। तो टोटल 44% यही दोनों मिला दे रहे हैं। अंडर 18 अगर आप बात करेंगे, अगर आप सिर्फ अंडर 18 की बात करेंगे तो लगभग 44% के बाद लोग हमारे पास नहीं। ठीक है, नहीं नहीं आई एम सॉरी, देखो 0 से 18 के बीच में अगर 33% है तो टोटल 33% ही है। और सिर्फ अगर 0 से 6 की बात करेंगे तब 11% है, यानी टोटल 33% लोग अंडर 18 है हमारे यहाँ। हमारे टोटल पॉपुलेशन में 100 लोगों में से 33 लोग हमारे क्या है, अंडर 18 है। जिसमें सिर्फ अगर हम 0 से 18 की बात जब अगर हम करते हैं तो 33% लोग, और 0 से 6 की बात करते हैं तो 11% लोग हमारे हमारे जो है वो है कुल आबादी के। ठीक है, अब कह रहे समय बाल विकास सेवा के तहत पोषण का बजट जो है ना 2017-18 से लेकर 2022-23 के दौरान लगभग 5%, 5.9% की वार्षिक दर से बढ़ रहा है। तब जो हमारा पोषण बजट का मतलब ये हो गया कि पोषण पे, न्यूट्रिशन पे जो खर्च गवर्नमेंट कर रही है, जो खर्च करने के लिए जो बजट बना रही है, उसमें प्रति वर्ष 5.9% के एवरेज से बढ़ रहा है यह बजट। तो ये अच्छी बात है, पोषण में हमारे यहाँ सुधार होगा इस। ठीक है, कह रहा है वर्ष 2022 में बिहार में जो है ना 849 मतलब मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो औसतन इसका 81.7% वर्षा जो है ना दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है हमारे यहाँ। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो 2022 में कितना हुआ है? 849.1 mm। ठीक है, और औसतन कितना 81, इसका औसतन लगभग अगर 100 mm बारिश हुई है किसी स्टेट मतलब बिहार में, तो उसका मान लीजिए 81% दक्षिण पश्चिम मानसून से ही हुई है। तो ये भी आप याद रखें। ठीक है, अच्छा, बिहार का तापमान देखेंगे ना, औसत जो वार्षिक माध्य तापमान का 24.7 डिग्री सेल्सियस जो है ना बिहार का तापमान रहा है। तो औसत वार्षिक तापमान कितना बिहार का रहा है? तो 24.7 डिग्री सेल्सियस रहा है। ठीक है, आगे कहता है कि 2022-23 बाढ़ के कारण जो है ना 0.57 लाख हेक्टेयर जो है ना भूमि हमारी प्रभावित हुई है। तो ये भी आप याद रखेंगे। कितना लाख हेक्टेयर? 0.57 लाख हेक्टेयर जमीन हमारा क्या हुआ है, बाढ़ से प्रभावित हुआ है। अब इसी के रिगार्डिंग देखेंगे ना कि इसी के एवज में तो जीविका जो है ना, जीविका जो संस्था चल रही है ना, एनजीओ, तो या सेल्फ हेल्प ग्रुप मान लीजिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है जीविका, जैसे ग्रुप की है केरला की। ठीक है, तो जीविका ने लगभग 28 जिलों में बाढ़ तत्परता और प्रबंधन पर प्रशिक्षण चलाया है। यानी अब ये प्रशिक्षित करेंगे लोगों को, यानी लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं कि बाढ़ के समय में कैसे स्टेप ले, कैसे बाढ़ से बचे। ठीक है, ताकि कम से कम नुकसान हो। अब इस सर्वेक्षण में एक और चीज अजीबोगरीब चीज मुझे देखा, जैसे कह रहा है कि सर्वेक्षण के अनुसार, मतलब ये नहीं कह रहा है, मतलब मैं कह रहा हूँ सर्वेक्षण के अनुसार कहता है, इसरो कहता है कि रात्रिकालीन प्रकाश में 474% की वृद्धि हुई। ठीक है, जितने रात में प्रकाश मिलता था ना उसका 474% बढ़ गया। पहले बड़ी काली अंधेरी रात होती थी, अब उजाला देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि आने वाले टाइम में रात में दिन बन जाए, है ना, कोई नहीं बन रखता। ठीक है, अब कहता है सर्वे 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा कितना रखने का लक्ष्य है हमारा? 3% हमारा रखने का लक्ष्य है। ये देखिए 3।
ये देखिए, ठीक है, ये देखिए 3% हमारा रहने का अनुमान है, लेकिन इतना रहा नहीं। लास्ट बजट में भी आपने देखा जब मैंने बताया कि 3% का अनुमान रखे थे, और मिला कितना हमें मिला, हमारे को 8.9% के आसपास हमें मिला था राजकोषीय घाटा। तो 3% रखने का अनुमान है। FRBM में एक जो आया था ना 2003 वाला, उसी ने कहा था कि 3% से कम लाने की कोशिश करनी चाहिए, और इसी वजह से ये लोग 3% अपना आंकड़ा रखते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है ना 2023 में, बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना देखा गया, 1388 देखा गया। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, 1388 है। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि 2022-23 में सात सॉरी 2022-23 में छात्र शिक्षक अनुपात जो है ना 2021-22 की तुलना में 8.8% कम होकर वर्तमान में 52.3%, 52.3 हो गया है। यानी कहने का मतलब यह है कि टोटल 52 बच्चों पे एक शिक्षक वर्तमान में जो 2021-22 में कितना हुआ करते होंगे, 60-61 रहे होंगे, क्योंकि 8.8 कम हुआ है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो वर्तमान में कितना है, एक बच्चों मतलब 52 बच्चों 53 बच्चों पे एक टीचर बिहार में अभी मौजूद है। तो आप ये भी याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये कहता है कि देखिए, पटना का प्रति व्यक्ति आय जो है ना सीवर से 6 गुना है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, 6 गुना है, ये भी आपको बता दिया। 2003 से लेकर 2019 के बीच में ना पशुओं की संख्या में लगभग 35-35.5% की वृद्धि देखी गई है। पशुओं की संख्या में कितनी वृद्धि देखी गई है भाई, तो 35.5% की वृद्धि देखी गई है 2003 से लेकर 2019 के बीच में। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि कह रहा है पशुधन एवं मत्स्य संसाधन क्षेत्र में 8.6% की वृद्धि हुई है। तो आप देखेंगे कि पशुधन और मत्स्य संसाधन दोनों को कॉमन लेकर अगर देखेंगे, दोनों को एक करके देखेंगे, तो दोनों मिलाकर 8.6% की वृद्धि देखी जा रही है। इस प्रकार होता है आपका सर्वे खत्म, सर्वे फिनिश। इतना गंदा राइटिंग है मेरा इस पेन टैब में, खैर कोई नहीं। देखिए, तो आपका बजट समाप्त हो गया, आपका सर्वे समाप्त हो गया, और मैं कोशिश करूंगा कि आज ही आपको बिहार का जनगणना बता दो, बिहार की मिनरल्स रिपोर्ट दे दो। तो ये मेरी कोशिश रहेगी। एग्रीकल्चर रिपोर्ट इसमें हो गया है, सर्वे में ही मैंने एग्रीकल्चर को इंक्लूड कर दिया, लेकिन थोड़े मोड़े जो कुछ बचे हुए हैं ना उसको मैं कर दूंगा। जैसे इसमें थोड़ा मोड़ा बच गया कि कितना परसेंट सिंचित क्षेत्र है, कितना बंजर है, कितना कृषि योग्य है, ये सब एक दो चीज बच गया, तो इसको मैं साथ में ही करा दूंगा। तो ये कोई बड़ी चीज है नहीं। तो आपका मिनरल्स रिपोर्ट हो जाएगा, आपका क्या कहते हैं सेंसस हो जाएगा, और सर्वे बजट हो ही गया। अब हम लोग इसके बाद चलेंगे हम लोग करंट अफेयर्स में। देखिए, करंट अफेयर्स को मैंने बड़ा डीपली कवर किया है, डीपली इन द सेंस कि बड़ा बड़ा नहीं, जिस टाइप से बिहार पीसीएस में आता है सवाल उस टाइप से मैंने कवर किया है, लेकिन बहुत ज्यादा है। तो थोड़ा सा कुर्सी का पेटी ना टाइट से बांधिएगा, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ठीक है, आज मेरी तबीयत उतनी अच्छी थी नहीं, मुझे कोल्ड भी हुआ है और मुझे फीवर भी है, लेकिन फिर भी लेक्चर अपलोड करना तो जरूरी था, इस वजह से मैंने किया। जैसा आपने बजट में जैसे आपने प्यार दिखाया है, वैसे आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा सर्वे में भी, ताकि हम आगे से आगे मतलब आगे भी वीडियो रिकॉर्ड करते रहें। ठीक है, देखिए कुछ लोग कह रहे थे ना जैसे मेरे को कि लाइव पढ़ाओ। लाइव देखो, जब तक चैनल मोनेटाइज नहीं होता ना अपन लाइव नहीं आ सकते, और लाइव अगर अपन आ गए ना, बस आप लोग को हेल्प कब तक करनी है, 1,000 सब्सक्राइबर तक ही आपको हेल्प करनी है, और 4,000 घंटा पूरा जाए, इतना पूरा हो गया ना, उसके बाद अपन आएंगे लाइव। और जिस दिन अपन लाइव आ गए ना, उस दिन फिर अपना इतना हल्का होगा। तो इसलिए आप सभी भाई लोग से और अपने बहन लोग से मैं ये निवेदन करता हूँ कि अगर आपको लेक्चर ठीक लगा हो, पसंद आया हो तो, और कहते हैं ठोक दो लाइक, दबा दो लाइक, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको पसंद आया हो तो आप मेरे लिए या अपने लिए भी, क्योंकि हम लोग तो एक ही हैं, तो आप क्या करेंगे, एक है उसमें कमेंट का बटन, उसमें बस थोड़ा सा बता देना कि कैसा लगा। ठीक है, कंटेंट की गारंटी तो अपनी है, क्योंकि इस कंटेंट से अगर सर्वे से सवाल आया तो इसी में रह जाना है, बजट से सवाल आया तो उसी में रह जाना है। तो थोड़ा सा आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कमेंट भी अगर अच्छा लगे तो करेंगे, लेकिन
शेयर जरूर करना है, अगर ठीक लगे तो। अगर ठीक नहीं लगे तो इग्नोर करो फिर तो यार। फिर मैं एक ही चीज चाहता हूँ कि देखो भीड़ नहीं बढ़ाना है, इतना है। अगर ठीक लगा हो तो शेयर आपको करना है।